Namaskar, dear students of MCOM previous. I am Mr. Mahavir Singh, Associate Professor, Government Lawyer College, Churu. Welcome you, heartily welcome you. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने पीछे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने उन सोर्सेज के बारे में जाना था, वो पूंजी के स्रोत थे और उन पूंजी के स्रोतों की जो लागत आती थी उसका अपन ने अध्ययन किया। यानी पूंजी को किन किन स्रोतों से पूंजी को जुटाना चाहिए जिससे कि उनकी कॉस्टिंग कम से कम आए, और फिर जो जुटाई गई जो पूंजी होती है उस पूंजी का विनियोग हम किन संपत्तियों में करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिन हम दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों को हम जुटाते हैं, जैसे पूंजी के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुआ या लॉन्ग टर्म डेट्स हुए, वो जो पूंजी के स्रोत होते हैं जिनको हम जुटाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य उस पूंजी के स्रोत को विभिन्न दीर्घकालीन परियोजनाओं में विनियोजित करने का होता है। तो मुख्य रूप से ये फिक्स्ड असेट्स में विनियोग किए जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनमें वो पैसा विनियोग किया जाता है। तो जिस तरीके से पूंजी के स्रोत जुटाने में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्टिंग कम से कम आए, उसी तरीके से जुटाए गए पैसे का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, यदि अविवेकपूर्ण तरीके से बिना किसी लॉजिक के, बिना साइंटिफिक एनालिसिस के यदि उनका विनियोग कर दिया गया तो ऐसा विनियोग उस संस्था के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके उसका निर्णय करना पड़ता है कि कौन सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी विनियोग किया जाए, कौन संपत्तियों में किया जाए, किस विकल्प में उसका विनियोग किया जाए जिससे कि संस्था को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अब यहाँ देखिए, अपन एक बात ये भी जानते हैं कि खर्चे दो प्रकार के होते हैं। एक वे खर्चे होते हैं जो पूंजीगत होते हैं, यानी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जिनमें किया जाता है। दूसरे खर्चे ऐसे होते हैं जो डे टू डे के होते हैं, जो कि अल्पकाल के लिए होते हैं, जो कि एक वर्ष की अवधि के भीतर ही किए जाते हैं। जैसे कोई कच्चे माल का खरीदने का है, या जो रनिंग एक्सपेंडिचर्स जिनको अपन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहते हैं वो होते हैं, या ऐसा पैसा जो कि उधार बिक्री के कारण से कुछ समय के लिए विनियोग में फंस जाता है, वहाँ पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम मोटे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि वो रेवेन्यूगत एक्सपेंडिचर होते हैं। और इस प्रकार के एक्सपेंडिचर से जो डेवलपमेंट होता है वो एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल के रूप में आता है, यानी कुछ पैसा जो होता है वो वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टेड होता है। तो ऐसे जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज का हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसका रिटर्न काफ़ी लंबे समय के बाद तक मिलता रहता है, और इसमें कई वर्ष तक इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है। तुरंत इसका रिटर्न नहीं मिलता, कई वर्षों में मिलता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ता है कि जो है वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। तो इसके लिए जो टेक्निक का यूज़ किया जाता है वही टेक्निक पूंजी बस्टन टेक्निक कहलाती है। पूंजी बस्टन का साधारण रूप से अगर अर्थ देखा जाए तो एक सीधा सा अर्थ इसका ये निकलता है कि पूंजी बस्टन पूंजी के दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित एक प्रक्रिया है। दीर्घकालीन नियोजन का मतलब यहाँ पर हम मोटे तौर से 3 से 5 साल 10 साल तक के लिए लेते हैं, और इसके अंतर्गत जो भी पूंजी विनियोग किया जाएगा उसकी जो भावी लाभोत्पादकता है, यानी जो फ्यूचर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका हम पहले अध्ययन करेंगे कि भी उस विनियोग से भविष्य में क्या रिटर्न मिलेगा, उस विनियोग से क्या रिटर्न मिलेगा, उस विनियोग करने से लागत क्या आएगी, और उसकी जो अर्जन और लागत की जो तुलना हम करेंगे, और फिर अंत में उसके विनियोग करने या न करने के बारे में निर्णय लेना, अंतिम निर्णय लेना। ये सब चीज़ें पूंजी बस्टन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। भाई सीधी सी बात है, विनियोग करने का निर्णय लेंगे तो हमें उस विनियोग की फ्यूचर जो अर्निंग्स है उसके बारे में पता लगाएंगे,
उस विनियोग का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका अपन पता लगाएंगे, और इस प्रकार से जो विनियोग की जो खर्चे और आय हैं उनकी कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बारे में निर्णय लेंगे कि किया जाए या नहीं किया जाए। ये समस्त प्रक्रिया जो है वो पूंजी बजटन कहलाता है। हम दूसरे रूप में इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी बड़ी परियोजना को शुरू करें या न करें, अर्थात उसमें धन विनियोजित किए करें या नहीं करें, इसका निर्णय लेने के लिए उस परियोजना के चालू होने के बाद भविष्य में जो संभावित उसके आर्थिक जीवन काल में जो भावी लाभ होंगे अथवा भावी रोकड़ अंतरप्रवाह फ्यूचर कैश इनफ्लोज होंगे, उनकी तुलना उस विनियोग के शुरू के कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लोज से करेंगे। यदि फ्यूचर के भावी कैश इनफ्लोज उसकी कैश आउटफ्लोज जो इनिशियल होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके कंपैरिजन में अगर ज़्यादा प्राप्त होंगे तो हम कह सकते हैं कि निर्णय लिया जा सकता है कि उसको लगाया जा उस विनियोग को किया जा सकता है। तो ऐसी तुलना करके उसको निर्णय लेना कि उसको विनियोग करें या नहीं करें, इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया को या ऐसे निर्णय लेने को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी कहते हैं, यानी पूंजी वे निर्णय भी इस कैपिटल बजटिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है। केवल रिसोर्स को इंटेलिजेंटली जुटाना ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि उन रिसोर्सेज का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट भी जरूर होता है। तो उसके लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो बिजनेस मात खा सकता है। और अब अपन अगर ये कहें कि भाई इस पूंजी बजटन का उद्देश्य या महत्व क्या होता है, तो बहुत सीधी सी बात यह है कि जब कोई इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, जिससे कि लाभ पर्याप्त अर्जित हो उस इन्वेस्टमेंट से। और लाभ क्यों अर्जित करना चाहता है कोई भी बिजनेस, अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले इसके लिए, यानी अंशधारियों की संपदा को बढ़ाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसी तरीके से जो कैपिटल बस्टिंग की जो अल्टीमेटली तो उद्देश्य यही होएगा कि व्यवसाय का लाभ पर्याप्त हो और अंशधारियों को पर्याप्त लाभ मिले। लेकिन इसके पहले जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये जो मोटो हासिल करने के लिए दो तीन तरीके की बातें हो सकती हैं। एक तो कुछ लागत नियंत्रण वाली प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनका मकसद क्या होता है कि लागत कम हो, लागत कम होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई किसी भी संस्था को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के दो मुख्य तरीके होते हैं, या तो उसकी सेल्स बढ़े या उसकी कॉस्ट रिडक्शन हो। सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और कॉस्ट रिडक्शन होगी तो भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसके विक्रय के जो है वो भावी जो उसका आगम है उसका विस्तार करना इसका उद्देश्य हो सकता है, उसकी लागत का नियंत्रण करना इसका उद्देश्य हो सकता है। इसी के अलावा कैपिटल बस्टिंग का उद्देश्य जो ये बताई दिया आपको कि अंशधारियों की संपदा में वृद्धि करना हो सकता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण करना भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि कहीं फालतू की एक्टिविटीज़ में पैसा नहीं चला जाए। इसलिए यानी यदि पूंजी व्ययों की राशि ज्ञात हो जाती है तो उन पूंजी व्ययों पर आधिक्य में पूंजी की लागत की बड़ी भूमिका होती है, और पूंजी की लागत वित्त के स्रोतों पर निर्भर करती है। इसलिए लाभप्रद वित्त के स्रोत ढूंढने में ये बहुत ही जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी लाभप्रद वित्त के स्रोत ढूंढने में भी कैपिटल बस्टिंग का बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ऐसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही होता है कि हम कंपैरिजन उसको ये कहते हैं कि जो स्रोत जुटाए गए हैं उनकी कॉस्टिंग क्या आती है, तभी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वित्त के स्रोतों को भी कंट्रोल करने का इसका बड़ा रोल होगा। स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन करना, बार बार हम इस बात को जानते हैं कि स्थायी संपत्तियों को का जब हम किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, तो बार बार उन फिक्स्ड एसेट्स का इवेल्युएशन, रिवेल्युएशन, रिप्लेसमेंट करना, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अपडेट होते रहते हैं स्थायी संपत्तियों के जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके मूल्य हैं वो अपडेट होते रहते हैं। उनकी हम ये करते हैं कि आज उनकी डिस्पोजेबल वैल्यू क्या आती है, उनकी बुक वैल्यू क्या है, उनकी डिस्पोजेबल वैल्यू क्या है, फिर उसको रिप्लेसमेंट किया जाएगा तो क्या एक्सपेंडिचर आएगा। तो इसको कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो अपडेट होता रहता है। तो इसके आधार पर हम ये उसका जो अगर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बनानी होती है तो हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बना सकते हैं कि भाई आज मार्केट में उन संपत्तियों का मूल्य क्या है।
भूतकालीन निर्णयों का विश्लेषण करने में भी ये बहुत उपयोगी साबित होता है कैपिटल बजटिंग। क्योंकि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को चालू करने के बारे में कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ और इम्प्लीमेंट होने के बाद में उसके रिजल्ट्स आए। अब हम ये देखते हैं कि हमने भूतकाल में किसी कुछ पैरामीटर्स के आधार पर कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन हमारा कितना सक्सेसफुल गया, इस बात का जो है वो उस हिस्ट्री से पता लग जाता है। आंकड़ों का जब हम ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं तो ये पता लग जाता है कि भाई वो परियोजना किस हिसाब से सक्सेसफुल रही या नहीं रही, और भूतकाल के आधार पर भविष्य के निर्णय लेने में बहुत बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। तो ये इसका बहुत बड़ा इसका जो है वो कैपिटल बजटिंग का रोल। हमें कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग और द कैपिटल बजटिंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसेस or requirement of a business or any particular company, especially the business organization, जिसमें इस कैपिटल बजटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ता है और इसलिए बहुत ही उसको तकनीकी रूप से जो एस्पेक्ट्स हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स उनको ध्यान में रख के उसको करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इसकी पूंजी बजटिंग की प्रोसेस के बारे में जानना चाहें कि पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रक्रिया का जब अपन अध्ययन करेंगे तो प्रोसेस को अपन जानेंगे। तो प्रोसेस का मतलब सीधी सी बात है कि हमारे दिमाग में या बिजनेस के मैनेजमेंट के दिमाग में एक विचार आया, एक उसके थॉट आया कि एक थॉट जो है वो बहुत सोच समझ के आता है, इसके लिए सजेशंस मांगे जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोपोजल्स होते हैं। ये प्रोपोजल्स किसी लोअर मैनेजमेंट लेवल से आ सकते हैं, कर्मचारियों से आ सकते हैं, कस्टमर्स ग्राहकों से आ सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आ सकते हैं, बाहरी पक्षों से आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स से आ सकते हैं। देर आर मैनी प्रोपोजल्स। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक फीडबैक लेना किसी भावी परियोजना के बारे में शुरू करने के बारे में, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी स्टेक होल्डर से आ सकते हैं, आंतरिक पक्षों से आ सकते हैं, बाह्य पक्षों से आ सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो जिसको हम प्रस्तावों का उद्गम या ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कहते हैं, ये वास्तव में एक तरह से सुझाव होते हैं जो कि किसी भी स्तर से आ सकते हैं। अब बात ये होती है कि जो सुझाव या प्रस्ताव आते हैं, उन सुझाव या प्रस्तावों का सेकंड स्टेप इसकी ये होती है कि हम उनका इवेल्युएशन करते हैं। ये प्रोपोजल्स का इवेल्युएशन होता है, जो प्रस्ताव आए हैं किसी भी नियोग के बारे में या कंपेरेटिव जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोजल्स आ सकते हैं, अलग अलग परियोजनाओं के संबंध में भी आ सकते हैं। तो उनका टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसको हम प्रस्तावों का मूल्यांकन या इवेल्युएशन कहते हैं। ये इवेल्युएशन करने के लिए क्या किया जाता है? इवेल्युएशन के अंतर्गत जो भी प्रपोजल आया है उसका जो फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या आने वाला है, यानी भविष्य में उससे क्या रिटर्न प्राप्त होने वाले हैं और उस फ्यूचर को स्वीकार करने से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करके उनका अध्ययन किया जाता है। और फिर एक टेबल बनाई जाती है कि भाई ये तो फ्यूचर में गेन होगा और ये इसके कारण से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये इवेल्युएशन जो होता है, ये मूल्यांकन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये मूल्यांकन ही वो आधार होता है जिसके आधार पर उस प्रपोजल को आगे एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इसका प्रोसेस का जो स्टेप है वो सेलेक्टिंग द प्रोपोजल्स है। जैसा कि अपन ऊपर वाले सेकंड के अंदर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया, उनमें से यदि जो प्रोपोजल सबसे ज़्यादा गेन देने वाला है, प्रॉफिट देने वाला है या रिटर्न देने वाला है, विशेष तौर से रिटर्न जिसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेगी, नेचुरली उस प्रोपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। हो सकता है प्रस्ताव को चयन करने में जो है वो अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग बजट कैपिटल बजटिंग की अलग अलग मेथड्स के द्वारा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं, टेक्निक्स दी हुई हैं। उन टेक्निक्स में से किसी भी टेक्निक की सहायता से और उसके साथ में वो तो टेक्निकल एस्पेक्ट होगा, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे अदृश्य कुछ जो हैं वो इंटेंजिबल कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। और उसके आधार पर अपन ये निर्णय लेता है कि प्रस्ताव को में से किस प्रस्ताव का चयन किया जाए। तो एक्चुअल में अंत में ही एक जो वित्त विभाग बना हुआ होता है जिसको हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कहते हैं, वही अंत में अंतिम निर्णय लेता है कि उस परियोजना को प्रस्ताव को किसी को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग जब निर्णय ले लिया प्रस्ताव के बारे में,
तो फिर पूंजी का बजट बनाया जाता है, पूंजी बजट बनाया जाता है, उसका बजट अलॉट किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से और परियोजना को क्रियान्वित कर दिया जाता है। यानी बजट बनाने का मतलब ये होता है कि उसके लिए व्यवस्था करना, वित्त की व्यवस्था करना, फिर वित्त का इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में परियोजना जब स्वीकृत हो जाती है, जब चालू हो जाती है, जब क्रियान्वित हो जाती है, तो ये कार्य जो है वो इस स्टेप के अंतर्गत अपन लेते हैं। और इसके लिए वही बात है कि बजट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, सोर्स एंड यूज, दैट इज कॉल्ड बजट। और इसके बाद में जब परियोजना स्वीकृत हो गई, परियोजना चालू हो गई, बजट की व्यवस्था हो गई, फिर इसका नाम आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है अनुवर्तन यानी फॉलो। परियोजना स्वीकार तो हो गई, परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था भी हो गई, परियोजना क्रियान्वित भी हो गई यानी इन्वेस्टमेंट भी हो गया, और जब चालू हो गई परियोजना तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि यदि आगे चल करके जो जो परियोजना चली और उस पर कंट्रोल नहीं रखा कि टारगेट्स क्या थे, सोचा क्या था और अब घटित क्या हो रहा है, ये फॉलो अप होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में फ्री हो गए तो फिर मामला जो हमने एस्टिमेट किए थे कि इतने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न होंगे वो गलत हो सकते हैं। इसलिए उसको रीथिंक करने की बात भी आ सकती है कि बीच में कि जो भाई स्टॉप, ये लॉस में जा रहा है मामला, इसको रोक दो यहीं पर, आगे अपने को नहीं बढ़ना। 1 साल चले, 2 साल चले, परियोजना 10 साल की थी लेकिन 1-2 साल में उसका रिजल्ट आने लगा खराब, तो बंद किया जा सकता है। तो ये बात सोचने की, अगर फॉलो अप नहीं लिया तो जो लिया गया निर्णय है वो गलत लिया तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उस निर्णय का फॉलो अप करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो निर्णय लिया वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो है वो पूंजी बजटन के जो हैं वो महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, पूंजी बजटन की प्रक्रिया होती है। अब हम पूंजी बजटन के बारे में कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और अगर देखना चाहिए तो हमें एक साधारण सी एक बात पूछी जाती है कि आप ऐसी कुछ प्रोपोजल्स बताइए जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की अगर अपना एक बहुत साधारण सी बात, जैसे मैंने अभी बताई कि भाई कुछ कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट्स होती हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स होती हैं, मतलब कुछ लागत नियंत्रण वाली परियोजनाएं होती हैं, कुछ सेल्स को बढ़ाने वाली परियोजनाएं होती हैं, कुछ इस तरीके की परियोजनाएं होती हैं जो कि रिप्लेसमेंट का काम करती हैं। हालांकि मुख्य रूप से परियोजनाएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो वो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए होगी या सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए होगी। लेकिन ये जो काम करने के लिए, सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल किए जाती हैं, उन प्रोजेक्ट्स के रूप कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स का मतलब तो होता है कि वो अपनी वॉल्यूम कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, तो वो कोई बड़ी मशीन को स्थापित करके अपनी कैपेसिटी या वॉल्यूम को बढ़ा रहा है तो एक्सपेंशन हो गया। और एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वो जिनको परिवर्धन परियोजनाएं करते हैं। ये परियोजनाएं वास्तव में क्या होती हैं, ये किसी उत्पाद की किस्म, आकार, प्रकार यानी कोई छोटे लेवल का चेंज करती हैं, तो ये परियोजनाएं एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स कहलाती हैं। और ऐसी परियोजनाओं के निर्णय जो लिया जाता है वो भी ये लिया जाता है कि प्रोडक्ट में इतना चेंज कर देंगे तो इसके कारण से जो एट प्रेजेंट कैपेसिटी पर जो रन कर रहा है उसी की सेल्स वॉल्यूम बढ़ सकती है अगर प्रोडक्ट की किसी किस्म या उसके रूप में कुछ चेंज कर दिया जाए। तो ये एक तरह से इंटरनल बिना किसी एक्सपांशन के वो एक्सटेंशन होता है, तो उसको हम जो है वो परिवर्तन परियोजना कहते हैं। तो ऐसी परियोजना भी एक्चुअल में लागत लाभ विश्लेषण से इनका निर्णय लिया जाता है। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स होती हैं, पहले से चल रही परियोजना अगर मान लीजिए पुरानी हो गई, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके कारण से मान लीजिए उत्पाद में कहीं परेशानी है या उसकी कैपेसिटी कम है उत्पादन की, और हो सकता है कि उसके स्थान पर उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़े समय के अनुसार, हो सकता है उसके कारण से कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही हो। तो ये जो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट हैं वो मुख्य रूप से प्रोजेक्ट्स होती हैं वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ही काम, क्योंकि उसमें हो सकता है टेक्निक्स नहीं आ जाती हैं और इससे कॉस्टिंग कम आती है, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स जो होती हैं वो एक्चुअल में रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इनका यूज किया जाता है। और वास्तव में ये जैसा कि बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, उनमें बचत करने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं लागू की जाती हैं। कुछ डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स होती हैं जिनको विविधीकरण परियोजना करते हैं। वो परियोजना क्या होती हैं, एक तो ये कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता है,
जब एक से अधिक प्रकार के उत्पाद बनाने की कोई योजना होती है कि भाई मल्टी प्रोडक्ट्स बनाए जाने की योजना, तो वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट हो गई कि हम एक ही तरीके का नहीं, हम कई तरीके के काम करेंगे भाई। तो एक ऐसी परियोजना जिसके अंतर्गत डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स वो जो है प्रोडक्ट बनती हैं, तो वो विविधीकरण की परियोजना होगी। तो इस प्रकार की परियोजना के लिए जो है वो डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, यानी अगर डाइवर्सिफाइड करते हैं तो उससे कॉस्ट में कितना चेंज आता है आएगा और रेवेन्यू कुल मिलाकर के कितनी बढ़ जाएगी, उन दोनों का यानी जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू देखेंगे कि एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी और एडिशनल रेवेन्यू कितनी बढ़ेगी, उसके आधार पर ही आगे के जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। यानी विभेदात्मक लागत और संवर्धित आगम के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं, तो इनको हम डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होती हैं, बहुत पैसा लगता है इनके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और इन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होती हैं उनका ये भी पता नहीं होगा कि उनका गेन कितना होगा, क्योंकि ये जो आजकल मार्केट रिसर्च के अंदर जब है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अब इस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर क्या स्थिति आएगी, मार्केट उसको कितना कैचअप कर लेगा, ये पता नहीं है अभी तक। ये तो इस तरीके के लिए रिसर्च की जाती है पूरे मार्केट में, और उस रिसर्च में बहुत पैसा खर्च होता है, और ये एक बहुत बड़ा जोखिमपूर्ण काम होता है, क्योंकि रिसर्च में पैसा चला जाता है और फिर उसके रिजल्ट कैसे आएंगे ये पता नहीं होता, भविष्य की फ्यूचर के लाभ का पता नहीं लगता। हम ऊपर की परियोजनाओं के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में उस परियोजना से कितना गेन होगा, ये हमें आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं। लेकिन ऐसी परियोजनाएं जो होती हैं मार्केट रिसर्च वाली या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनके भावी फ्यूचर अर्निंग्स के आंकड़े हमारे पास नहीं होते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा जोखिमपूर्ण काम होता है। रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन जोखिम लेनी भी पड़ती है बिजनेस के लिए। ऐसी अगर इस तरीके की जोखिम नहीं लेंगे तो भविष्य जो है वो व्यापार का जो आगे का विस्तार है, व्यापार के आगे की ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। इसलिए ज़रूरी भी होता है, कुछ नयापन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ नयापन लाएंगे तब ग्राहक उसके प्रति आकर्षण होते हैं। एक पुराने तरीके से चलता है और दूसरी जो कंपटीशन वाली कंपनियां हैं वो उसमें कुछ नयापन ले आती हैं, तो फिर वो कंपनियां चलने लग जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ न कुछ अपडेशन होता रहना चाहिए। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं होती हैं वो वास्तव में सोच समंकों पर निर्भर करता है कि भी उसके आंकड़े की रिजल्ट क्या आएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनके लिए ऐसी परियोजनाओं के अंदर भी जो है वो बहुत पैसा खर्च होता है। और इनका चूँकि मैंने अभी बताया आपको कि ऐसी परियोजनाएं होती हैं वो भविष्य के लिए कई वर्षों तक इसका लाभ लेने के लिए होती हैं, लेकिन इनके लाभ का पता नहीं होता, निश्चित नहीं होता। कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं भी होती हैं, इनको वेलफेयर स्कीम्स कहते हैं। ऐसी भी स्कीम्स पे फिर भी हैवी इन्वेस्टमेंट खर्च करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए स्टाफ के क्वार्टर्स बनाना, स्टाफ के बच्चों के लिए स्कूल बनाना, खेल के मनोरंजन के खेल के मैदान बनाना, गेस्ट हाउस डेवलपमेंट करना, एनवायरमेंट के लिए कुछ स्कीम्स लागू करना, स्वच्छ वातावरण करने के लिए जैसे गार्डन्स वगैरह लगाना। तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट इनके अंदर होता है। ये वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, विशेष तौर से ये वेलफेयर स्कीम्स बिजनेस से जुड़े व्यक्तियों के लिए होती हैं, लेकिन ये सोसाइटी से संबंध में भी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जब वो समाज को से कुछ लेता है तो उसको समाज को कुछ देना भी पड़ता है। इसलिए ये आजकल ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटिंग चल रहा है, उसके अंदर भी ये है कि आपको एनवायरनमेंट को अगर एक कंपनी प्रदूषित कर रही है तो उसके अगेंस्ट में उसको कंपेंसेट करने के लिए उसको खर्चा भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि ऐसी परियोजनाएं वेलफेयर स्कीम्स की अंतर्गत चल सकती हैं। कुछ चैरिटी स्कीम्स भी हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स खोलना है, जनता के लिए हॉस्पिटल्स खोलना है, तो ये किसी आपदा प्रबंधन में सहयोग देना है, ये सब हैवी इन्वेस्टमेंट्स के जो हैं वो कुछ वेलफेयर स्कीम्स के रूप में हम इन परियोजनाओं को लेते हैं। तो ऐसी जो परियोजनाएं होती हैं एक्चुअल में उनका कोई रिटर्न सीधा अपने को उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनका एनालिसिस तो अपन केवल यही कर सकते हैं कि ऐसी परियोजनाएं जो होती हैं वो उस कंपनी या बिजनेस के मनोबल, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती हैं, क्योंकि कर्मचारी उसमें काम करना चाहेंगे, उनके बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रहने की सुविधाएं मिलेंगी, उनको अच्छे मनोरंजन के साधन मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी, तो हर कर्मचारी उसमें काम करना चाहेगा और उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यानी उसका जो मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है वो ज़्यादा आता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट कोई उसको सामने नहीं आता। जो वो मनोवैज्ञानिक रूप से मन लगा के काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है और वो कंपनी अच्छी एफिशिएंटली काम करती है। इसके अलावा
अगर कुछ इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं तो एक सोसाइटी में उस कंपनी की इमेज अच्छी जाती है, समाज में उसकी एक अच्छी इमेज जाती है, और तो जब साथ में उसकी वृद्धि होती है तो बिजनेस में भी फ़ायदा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत हम फ़ायदे के रूप में आ सकती हैं। तो ऐसी प्रोजेक्ट्स जो ये कुछ नमूने हैं, और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इस टाइप की कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रोजेक्ट्स जो होती हैं उनके बारे में ही अपने को निर्णय लेना होता है। और जैसे मैंने भी आपको बताया, चाहे ये किसी भी प्रकार के निर्णय हों, मोटे तौर पर दो ही बातें होती हैं कि ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स होती हैं जो चाहे रिप्लेसमेंट की हों, चाहे वो कॉस्ट सेविंग की हों, चाहे इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग की हों, चाहे वो एक्सपेंशन की हों, एक्सटेंशन की हों, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन की हों, एक ही बात उसमें इम्पोर्टेंट होती है, या तो वो बिक्री को बढ़ाती हैं या लागत को कम करती हैं, और उनका अल्टीमेट उद्देश्य लाभ गेन करना और कंपनी के अंशधारियों की संपदा, उनकी वेल्थ, नेट वेल्थ में इंक्रीज करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य होता है। चाहे वो प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार की हो, उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स के। तो ये जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स अपने कैपिटल बजटिंग के बारे में अध्ययन किया। ये कैपिटल बजटिंग के ये एस्पेक्ट्स कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे जिसमें हमने ये जाना कि कैपिटल बजटिंग का वास्तव में अर्थ क्या होता है, कैपिटल बजटिंग की उद्देश्य, मोटो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस क्या होती है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लिए जाते हैं वो किस प्रकार की प्रोजेक्ट्स के संबंध में मुख्य रूप से हो सकते हैं। ये हमने आज के चैप्टर में अध्ययन किया। इन सभी का टेक्स्ट रूप में पीडीएफ फॉर्म में आपको सब्सक्रिप्शन बुक नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इनको सीधे, इनके नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर की समस्त बातों को समझने में आसानी रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।